नमस्कार। पोल पाथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आज के जो हैं कॉन्सेप्चुअल हैं, यानी कि इन पे जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। इसके पहले हमने फैक्चुअल करा रखे, जो कि फैक्ट पर आधारित थे, उनकी भी हमने प्रैक्टिस करा रखी है। प्लस हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराई है, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उनको हमने टॉपिक वाइज भी लिया है, ताकि वहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट और प्लस उसके फैक्ट्स उसमें काफ़ी होते हैं तो वो क्लियर होते रहें। तो ये सारी हमने प्ले लिस्ट में डाल करके और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, और इस वीडियो के अंत में भी मैं लगा दूँगी, तो वहाँ से आप सभी प्रकार के वीडियोज़ अवेल कर सकते हैं। प्लस कोर्स वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, उसकी भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों की लिस्ट सेपरेट है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस सेट में डेली प्रैक्टिस जो हो रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और चलते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी है, मतलब किससे जो है घनिष्ठता से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है? एफ एंजिल्स, रोजा लग्जमबर्ग, या ए ग्राम्सी, या माओ से तुंग। तो जो ये प्राधान्य की संकल्पना है, ये ए ग्राम्सी से जुड़ी है। और ये ए ग्राम्सी का इसमें कथन क्या है? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक जो बुर्जुआ है, आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, और वो प्राधान्य में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता के बारे में बात करते हैं कि ये जो है इसकी सर्वोच्चता होती है। और ये वर्ग जो होते हैं समाज की संस्थाओं के माध्यम से सारी जनसंख्या को अपनी मूल प्रणाली अपनी जो इनकी मूल प्रणाली है उसको हृदयंगम करा देता है, यानी कि उनके जो है इनकी मूल प्रणालियाँ होती, जो इनके विचार होते हैं और जो इनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी होती, उन सब से पूरी जनसंख्या को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो और अगर हम बात करें कि ये संस्थाएं कौन सी हैं, तो ये संस्थाएं हैं जिनके थ्रू ये अध्यात्म और जो क्या बोलते हैं इसको सांस्कृतिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो विचार हैं ये फैलाते हैं। किसके थ्रू हैं? जो परिवार और क्या है, स्कूल, चर्च, ये सारी चीज़ों के थ्रू ये सब चीज़ें जो है सभी जो है पूरी जनसंख्या में फैलती हैं। तो प्राधान्य का मेन जो है ग्राम्सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्राम्सी ने जो है ये जो परिवार, चर्च और ये स्कूल वगैरह हैं, इनको जो है जो आधार के बहुत करीब पाया है। तो ये सब ग्राम्सी से संबंधित है। प्राधान्य की संकल्पना जो है ग्राम्सी से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आद्य समाजवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि न कोई वर्ग थे न वर्ग संघर्ष। समाज रीतियों और परंपरा के द्वारा विनियमित होता था। शासक वर्ग राज्य जैसे एक तटस्थ अभिकरण को नहीं चाहते थे। उत्पादक बल समान रूप से साझे थे। तो अगर ये आद्य साम्यवाद के अधीन जो मतलब बात करते हैं कि आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना कोई वर्ग थे और ना ही वर्ग संघर्ष था। जब वर्ग नहीं थे तो वर्ग संघर्ष भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका सभी जो है बराबर यूज करते थे। ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, बराबर यूज करते थे और यूज सभी वहाँ पर बराबर थे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है? किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, या जे शुम्पीटर का है, या रॉबर्ट डहल का है, या नॉर्बर्टो बावियो का है? किसका है? तो ये जो है जोसेफ ए शुम्पीटर जो हैं इनका है। इन्होंने अपनी जो इनकी कृति है वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अगर हम जे शुम्पीटर की बात करें तो ये इनका मानना है उपर्युक्त जो
विचार है इनके अकॉर्डिंग है, और इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसी में इन्होंने जो है ये बातें इन्होंने कही हैं। और ये आती कब है बुक? 1942 में आती है। और इसी में इन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा किए जाते हैं और जनसाधारण के द्वारा नहीं किए जाते हैं, परंतु जनसाधारण जो है वोट देकर अपने नेताओं को जो है चुनती है। तो ये इनकी बुक है 1942 में इनकी ये बुक आती है, काफ़ी फेमस है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जे शुम्पीटर की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्त करता है? एक समान सिविल संहिता, उद्योग और लोक स्वास्थ्य पर राज्य का स्वामित्व, कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय, श्रमिक संघ, बाजार एवं अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक दल, एकता, नायकवाद, यहाँ पर नायक होगा, नायकवाद एवं प्रतिपूंजीवाद। तो किस आधार पर ये व्यक्त करता है अपनी चिंता? जो दीन दुखी हैं, असुरक्षित व्यक्ति हैं समाज के, तो ये करता है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय। क्योंकि जो ये सामाजिक लोकतंत्र है, या आप इसको सीधा इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, ये क्या करते हैं कि गरीबों का कल्याण करते हैं, पुनर्वितरण की भावना रखते हैं कि जो संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाए और सामाजिक न्याय हो। तो इन सब बातों पर ये काम करते हैं। तो इसी आधार पर जो है ये चिंता अपनी व्यक्त करते हैं। कौन? ये जो है हमारे सामाजिक लोकतंत्र। क्योंकि जो सामाजिक लोकतंत्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें व्यक्ति को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के अधिकार एक साथ प्रदान किए जा सके, ऐसी जो है व्यवस्था की मतलब मांग करता है ये। और इस विषय में अगर हम देखें तो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति लास्की के चिंतन में, लास्की के विचारों में देखने को मिलती है। क्योंकि लास्की के अनुसार क्या है कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कौन से, लास्की के अनुसार राज्य में क्या होने चाहिए कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तो ये क्या है, तीनों अधिकार जो है प्रदान किए जाते हैं ये लास्की के अनुसार। और इस संबंध में लास्की की ही जो है सबसे सर्वोत्तम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक लास्की ही हैं, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है? एलेक्स टॉकविल या जे रूसो या जे.एस. मिल या F.W. नीत्शे। तो अगर हम बात करें कि लोकतंत्र का सिद्धांतकार कौन नहीं है, तो एलेक्स टॉकविल भी हैं, रूसो भी हैं, मिल भी हैं, ये सभी हैं। तो ये तीनों तो होंगे ही। जो F.W. नीत्शे है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F.W. नीत्शे लोकतंत्र का सिद्धांतकार इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इनका जो मत है वो ये मत है कि जीवन केवल अस्तित्व का संघर्ष नहीं है बल्कि प्रभुत्व और व्यक्ति का संघर्ष है। यानी कि प्रभुत्व जो है सत्ता पाने का या प्रभुत्व स्थापित करने का भी ये संघर्ष है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं और इससे ये बात दिखती है, प्रमाणित हो जाता है कि ये लोकतंत्र में इनकी कोई रुचि नहीं है। तो ये है नीत्शे के विचार हैं जो हमने भी बताए, ये नीत्शे के विचार हैं। और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि नीत्शे का लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं है और लोकतंत्र का सिद्धांतकार नीत्शे को नहीं माना जा सकता है। अगला देखते हैं। नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन है देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है।
नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय से सदस्यता प्रदान करती है। या दूसरा है लोकतांत्रिक समाज में नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है मताधिकार का प्रयोग किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिक होने की अनिवार्य शर्त है। अगला है आज अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्र केवल उन्हीं व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने उनके राज्य क्षेत्र के अंदर ही जन्म लिया हो। तो ये नीचे आपके जो है कोड दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर आपको देखना है। पहला है सिर्फ एक सही है, या 2 और 3 सही हैं, या 1 और 2 सही है, या 1 2 3 4 सारे ही सही हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है ये चारों ही सेंटेंस सही हैं। ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम संरचनात्मक समायोजन यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ये होता क्या है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या संरचनात्मक समायोजन जो होता है ये होता क्या है, थोड़ा सा आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ लें। इसमें क्या होता है कि किसी को, जैसे किसी देश को, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है एक प्रकार से, और इसमें किसी देश को अगर हम क्या ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं कि ठीक है वो अपने देश की जो है नीतियाँ वगैरह जो भी है उनका भुगतान कर सके, खर्चा वर्चा वहाँ का चला सके, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उस देश को मजबूर करते हैं कि कुछ जो है उनकी शर्तों को माने, जो कि जो दे रहा है ये चीज़ें, जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी शर्तों को माने। ये चीज़ें इसमें इजी लैंग्वेज में ये आप समझ लीजिए, ये होता है इसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब। अब हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं कि जो है ये नीति का विचार प्रस्तुत किया गया कहाँ पर, सर्वप्रथम किसके द्वारा सर्वप्रथम संरचनात्मक समायोजन की नीति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, तृतीय विश्व के देश, अमेरिका और अन्य विकसित देश, या IMF तथा विश्व बैंक। तो IMF को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। तो यही जो है ये 2 संस्थाएं हैं, ये काम बहुत ज़्यादा करती हैं। जो IMF तथा विश्व बैंक द्वारा जब किसी देश को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने हेतु ऋण दिया जाता है तो क्या होता है कि उस देश को, यानी कि संबंधित देश को, जिस देश को ये ऋण दिया गया है, कुछ शर्तों का पालन करना होता है। इसे ही संरचनात्मक समायोजन के नाम से जाना जाता है, या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये IMF तथा विश्व बैंक इसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम, और आज भी किया जा रहा है। ये इनकी एक प्रकार से चाल रख लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सिस्टम जो है काफ़ी बुरा है। इस कर्ज के चक्कर में ये जो है ये उस देश में अपनी चलाते हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन के गतिवर्धन द्वारा दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि उनके कल्याण में प्रमोशन। अन्य विकासशील देशों में सहयोग सुदृढ़ करना, अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पहला और चौथा, और सिर्फ केवल 4। तो जो है अभी इसमें आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सेंटेंस जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। चौथा नहीं सही हो रहा है, ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन का, इसका अगर हम गठन की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका जो है सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई, और क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका गठन दिसंबर 1985 में होता है। होता कब है? दिसंबर 1985 में जो है इसका गठन किया जाता है, और इसके 7 सदस्य हैं जो कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब हमारे आसपास के ही देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश
और कौन से आएंगे? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, नेपाल, भूटान और मालदीव। अभी एक और जुड़ा है, 2008 में जुड़ा है और मैं ये प्रैक्टिस में करा चुकी हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन एक और जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये जो है शुरुआत के हैं। एक और जुड़ा है और 2008 में जुड़ा है। सन भी बता दिया है, नाम आप बताएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कौन सा नहीं है? OAS, एशियन, सार्क या इकोवॉस, कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ये OAS जो अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये क्या है? अमेरिकी राज्यों का संगठन है। अमेरिकी राज्यों का ये संगठन है। कौन सा? OAS। और यही जो है संबंधित नहीं है, ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है। नहीं पूछ रहा तो यही नहीं है, बाकी जो है सभी हैं। और इनको देख लेते हैं। एशियन क्या है? एशियन दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ है। जो एशियन है ये दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ ये है। ठीक है। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग है, अभी भी बात की। तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, ये भी है। इसमें भी आर्थिक मुद्दों पर बात की जाती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये भी है। अगर हम ये इकोवास की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों की आर्थिक संगठन है। जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी ये जो देश हैं, इनका क्या है? इन देशों का आर्थिक संगठन है। ये भी आर्थिक संगठन है ये भी। तो ये एक्चुअली 1975 में इसका जो है गठन होता है। 1975 में इसका गठन होता है। और अगर हम सार्क की बात करें तो 1985 में बता ही रखा है मैंने आपको। सार्क का 1985 में इसका गठन किया जाता है। अगर हम एशियन की बात करें तो ये 1967 जो ये है एशियन, ये कब किया जाता है? 1967। ये जो है एशियन का गठन इसमें होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है व्याख्या को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे पूरी तरह से। व्याख्या अगर नहीं आप सुन रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि चाहे आप वीडियो कितनी भी स्पीड पे डाल सकते हैं, वहाँ भी आपका टाइम बचेगा और जल्दी वीडियो को फिनिश हो जाएगा। लेकिन वीडियो को स्किप ना करें। स्पीड पे डाल लें वो आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना है। कोई चीज़ अगर दोबारा रिपीट हो रही है तो वहाँ पर आपका फिक्सेशन हो रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है प्रैक्टिस में तो वो चीज़ें फिक्स हो रही हैं, फिक्सेशन का काम कर रही हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत आपका टाइम बचाएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा वहाँ से। तो वीडियो को स्किप करके आप अगर सोचें कि हम सिर्फ टिक टिक करके देख लें और स्किप करके सारा एक्सप्लेनेशन स्किप कर दें, तो ऐसा करके आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, स्पीड पे डाल लें। उससे मुझे कोई वो नहीं है, स्पीड पे डाल लेंगे बात वही हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? मैक्सिको, US और कनाडा, या कनाडा, वेनेजुला और ब्राज़ील, या USA, UK और कनाडा, या कोलंबिया, USA और कोलंबिया
यूएसए और अर्जेंटीना। तो जो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र है इसमें मैक्सिको, यूएसए और कनाडा जो है यही सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाफ्टा भी बोलते हैं। इसका गठन कनाडा, मैक्सिको तथा यूएसए के मध्य आपसी व्यापार के उद्देश्य से किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1994 में किया गया था। 1994 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो रहा है 19, और इसे नाफ्टा बोलते हैं। नाफ्टा, इसको नाफ्टा भी बोलते हैं। तो इतना ही इसके बारे में इम्पोर्टेंट था, आप इतना रखेंगे याद में। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि नाफ्टा विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र है। ये नाफ्टा क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र है। कर मुक्त क्षेत्र है जहाँ की ये मतलब ट्रेड वगैरह होता है, तभी इसका फ्री ट्रेड एरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जो अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र है ये मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ये तीन के बीच में होता है। अगला देखते हैं। सूची 1 अवधारणाएं हैं जो, और सूची 2 में क्या है? प्रस्तावक हैं। उन अवधारणाओं को प्रस्तावित करने वाले राजनीतिज्ञ हैं। इनको क्या है? सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको देना है। तो देखते हैं। मृदुराज्य, संचार, नागरिक संस्कृति एंड व्यवहारवाद। प्रस्तावक में क्या है? सिडनी वर्षा या हेंज पुलायू, कार्ल ड्यू या गुन्नार मिल्डर। तो अगर हम मृदुराज्य की बात करें तो इसके हो जाएंगे गुन्नार मिल्डर। सॉफ्ट स्टेट जो है चौथे हो जाएंगे, क्योंकि गुन्नार मिल्डर ने अपनी, ये मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है, फिर बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका यहाँ रिवीजन भी होता रहे और फिक्सेशन भी होता रहे। तो गुन्नार जो मिडल हैं, इन्होंने अपनी कृति एशियन ड्रामा में भारत को एक सॉफ्ट स्टेट बोला था। इन्होंने इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जो है एशियन ड्रामा। इन्होंने ये पुस्तक लिखते हैं और इसमें इन्होंने भारत को क्या कहा था? सॉफ्ट स्टेट बोला था गुन्नार मिल्डर ने। ठीक है, तो ये इसका आ गया। गुन्नार मिल्डर जो है सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं। और इसमें क्या है? ये जो संचार है, कम्युनिकेशन, ये आ जाएगा कार्ल ड्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। और नागरिक संस्कृति किससे संबंधित है? जो नागरिक संस्कृति है ये संबंधित है, ये सिडनी वर्षा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सिडनी वर्षा। नागरिक संस्कृति के सामने 1 आ जाएगा और व्यवहारवाद के सामने 2 आ जाएगा। ये हेंज पुलायू से संबंधित है। 4-3-1-2 ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्राधिकार जो स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता सत्तावाद है। सत्तावाद प्राधिकारिक व्यक्तित्व और सत्तावादी व्यक्तित्व में भेद नहीं करता। सत्तावाद अभिविन्यास में निर्देशात्मक होता है और जनमत के प्रति उसका उपेक्षा का भाव होता है। यानी कि जो ओरिएंटेशन में क्या होता है वो डायरेक्टिव होता है, यानी कि मतलब निर्देश देता रहता है। और अगला क्या है? सत्तावाद में यह माना जाता है कि यह, यानी कि यह का मतलब यहाँ सत्तावाद हो रहा है। सत्तावाद जानता है कि जनता के लिए हितकर क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका है पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, या पहला दूसरा और तीसरा और चौथा भी। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए चारों को जो है ऑप्शन सही है सत्तावाद के बारे में। आगे देखते हैं।
ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। कहाँ की गई है? तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और इस पे मैंने जो है ओम्बुड्समैन पर लोकपाल एवं लोकायुक्त करके वीडियो डाल रखा है। उसी के अंदर हमने जो है ओम्बुड्समैन को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोकपाल, लोकायुक्त भारत के परिप्रेक्ष्य से और ओम्बुड्समैन के परिप्रेक्ष्य यानी कि स्वीडन में जो चीज़ें, ये संस्था शुरू कहाँ होती, ये सारी चीज़ें हमने इसकी मतलब एक हिस्ट्री से लेकर के और जो प्रेजेंट टाइम तक ये भारत में कैसे आया, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो रहा है। अगर हम ओम्बुड्समैन की बात करें तो ये जो है कब होता है? ये 1809 में ही, देखिए कितना पहले जो है वहाँ पर, ये कितना आगे ये सब देश हैं स्वीडन वगैरह, कि जब हमारी सोच इतनी पीछे थी तब ये जो है ऐसी संस्था का जो है गठन कर रहे थे कि 1809 में स्वीडन में न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 1809। ये भी आता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कब कहाँ से इसकी शुरुआत होती, किस सन से होती, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1809 से इसकी शुरुआत स्वीडन से होती है। न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति होती है इसमें। और क्या होता है कि जितने भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार हैं इन सब की ये खोज करता है और संसद में प्रतिवेदन देता है तथा दोषी अधिकारियों पर मुकदमे भी चलाता है। ये सारे काम ये ओम्बुड्समैन करता है। तो वहाँ पर क्या न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुई थी 1809 में। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि न्यायिक ओम्बुड्समैन, न्यायिक अपने यहाँ क्या है? ओम्बुड्समैन अपने क्या है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है उसको संवैधानिक दर्जा है। एक तो पहली बार इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। इतने संघर्ष के बाद, इतने इंतजार के बाद हमें जो है ये संस्था मिली किसी तरह से, तो वो ऐसी ही है, हल्की फुल्की ही है, उसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं है। ये एक अधिनियम है, तो उससे भी आप अंदाज़ा, एक्ट है एक, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या दर्जा है। और उसके बस वो मतलब पता कर सकती है कि ठीक है, किसी की शिकायत पर अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर शिकायत के बाद ही इनिशिएट करके और तब फिर जो है उसकी छानबीन करेगी, खोज करेगी। बस इतना ही कर सकती है, इसके आगे इसके कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके मुख्य कार्य की बात हो रही है। देश में जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना या न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय कराने का प्रयास करना या सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग की संवीक्षा करना या लोक सेवक पर अभिकथित अपराधों की जांच करना अथवा जांच करवाना। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या है, तो जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक पर अभिकथित अपराधों की, जो उन पर ब्लेम किया जाता है, अपराध लगाया जाता है, उसकी जांच करे या करवाए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार पर सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की गई है? जो टॉलरेंस है, इसके उदारवादी विचार की आलोचना किस आधार पर हुई है? कुछ ही व्यक्तियों में संसाधनों का केंद्रीकरण या सामाजिक विखंडन या नैतिक सापेक्षवाद या स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद। तो अगर हम बात करें कि किस आधार पर की गई है, तो जो नैतिक सापेक्षवाद है, मोरल रिलेटिविज्म, इसके आधार पर जो है इसकी आलोचना की गई है। और नैतिक सापेक्षवाद जो है सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना जो है करता है और नैतिक सापेक्षवाद के आधार पर इसकी आलोचना की गई। जबकि जो है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है और इसके लिए क्या होता है कि वह समाज के प्रति किसी भी तरह से ऋणी नहीं है। जो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है,
इसमें व्यक्ति पूरी तरह से फ्री है, यानी कि अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है और समाज के प्रति उसका कोई ऋण नहीं है, ऋणी नहीं है कि उसको ये काम करने हैं, ऐसा करना है। वो इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र किया गया है। आगे देखते हैं। नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति हुई धर्म सुधार से और फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी क्रांति से या प्रबोध से। तो अगर हम बात करते हैं कि नागरिक समाज की संकल्पना कहाँ से आई है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति होती है जो धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है कि ये जो आंदोलन होते हैं इसमें पहले पोप की सर्वोच्च सत्ता को ठुकरा दिया जाता है। और ये होता कब है? मध्ययुगीन जो मध्य युग होता है उसमें, उस टाइम पे होता है, मध्यकालीन युग में ये ऐसा होता है। और पहले क्या होता है कि जब ये धर्म सुधार आंदोलन शुरू होते हैं तो प्रारंभ में धर्मशास्त्रों पर बल जो है दिया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो है लोकतंत्र की समर्थक हो जाती है और निरंकुश राजतंत्र का विरोध करने वाली प्रवृत्तियाँ इसमें प्रबल हो जाती हैं। और फिर जो है प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, प्रतिनिधि शासन और ये इस तरह के विचार जो है आने लगते हैं। और इसी के बाद जो है नागरिक समाज की उत्पत्ति हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो नागरिक समाज की संकल्पना है तो ये धर्म सुधार जो है यहीं से इसका केस हिस्ट्री बनती है। अगला है परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र यानी कि प्राइवेट स्फीयर और राजनीति के सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके लिए प्रमुख है? एथेंस का दर्शन, उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद। तो किसके लिए है? तो ये हो जाएगा जो एथेंस का यानी कि ग्रीक का दर्शन है, इसके लिए प्रमुख है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, आपको उसके बारे में इन कथनों पर विचार करना है, यानी कि सही और गलत को पहचानना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सलाह के लिए मामला भेजा जा सकता है। संविधान, अगला कह रहा है कि संविधान पूर्व की संधियों तथा समझौतों जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनसे पैदा हुए विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए मामलों में से एक केरल शिक्षा बिल संवैधानिकता के बारे में था। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से जो है सही हैं, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो तीसरा इसमें गलत है। बाकी के तीनों सेंटेंस जो हैं सही हो रहे हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा किस में है? फर्स्ट ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। पहला, दूसरा और चौथा, तो यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो हमारा ये पहला है क्या है? राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर जो है सलाह के लिए मामला भेज सकता है। तो ये आता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ऐसा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। और आगे देखें तो अनुच्छेद जो है 143 का खंड 2 जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संविधान को लागू होने के पूर्व किसी संधि समझौते, जो संविधान के लागू होने से पूर्व अगर कोई संधि समझौता, यानी कि जब संविधान हमारा बनकर के लागू नहीं हुआ था, ये 1950 से पहले की अगर कोई संधि समझौता है और उसमें कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है, तो इसको क्या होगा, न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है कि किसके 143 के खंड 2 यानी कि 143 के सब सेक्शन 2 में ये बात कही गई है। तो संविधान पूर्व संधियों, ठीक है, तो संविधान पूर्व संधियों 143 के सब सेक्शन 2 में ये बात कही गई है, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या था आपका, ए है। पहला, दूसरा, चौथा सेंटेंस सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटिन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष जारी कार्य को रोककर विषय को मतदान के लिए रखता है, समय समाप्त होने से पूर्व सदन को स्थगित कर देता है, किसी प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं देता है, किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए फटकारता है। तो अगर हम गिलोटिन का अर्थ समझें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही उपयुक्त है। ऑप्शन ए, जारी कार्य को रोककर विषय को मतदान के लिए रखता है। तो गिलोटिन के बारे में काफ़ी सारी जो है कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको थोड़ा सा आप सुन लें कि जो गिलोटिन होता क्या है। अगर संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान क्या होता है कि कार्य मंत्रणा समिति किसी मांग विशेष को और बजट सहित जो है अनुदान की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है। कौन करता है? कार्य मंत्रणा समिति जो होती है, कार्य मंत्रणा समिति कार्य मंत्रणा समिति क्या करती है कि एक समय सीमा निर्धारित कर देती है, बजट सहित अनुदानों की सभी मांगों को स्वीकृत करने की एक समय सीमा वहाँ निर्धारित कर देती है। कौन? कार्य मंत्रणा समिति कर देती है। ये होता कब है? ये जब बजट पारित होने की प्रक्रिया चल रही होती, उस समय ये होता है। जब बजट पारित होने की प्रक्रिया के दौरान जो है ये गिलोटिन का यूज होता है। आगे समझते हैं। और कर देती, और जैसे ही किसी मांग की समय सीमा यानी कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो समाप्त हो जाती है, तो उस पर चर्चा के समापन की प्रक्रिया लागू की जाती है। यानी कि उस चाहे चर्चा पूरी हुई हो चाहे ना हुई हो, उसको समापन कर दिया, चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है और उस मांग को मतदान के लिए रख दिया जाता है। यानी कि उस पर सभी अपना मतदान करने के लिए उसको उपस्थित कर दिया जाता है। और जिन मांगों में तब तक जो है अगर उसमें से कुछ मांगे ऐसी होती कि उनमें चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, तब भी उनको जो है अगर टाइम समाप्त हो गया है तो उनको क्या होता है कि मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसी को गिलोटिन बोलते हैं कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, चाहे उसमें चर्चा पूरी हुई हो चाहे चर्चा स्टार्ट ही ना हो पाई हो समय की कमी के कारण, लेकिन उसको जो है जैसे ही समय सीमा समाप्त होगी तो उसको क्या करेंगे कि मतदान के लिए रख दिया जाएगा। इसी को गिलोटिन बोलते हैं। यानी कि जारी कार्य को रोककर, जो कार्य चल रहा है उसे रोककर विषय को मतदान के लिए रखना ही गिलोटिन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, विशेष परिस्थितियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का सामान्य वितरण या तो निलंबित रहता है या फिर संघीय संसद की शक्ति का विस्तार राज्यों के विषयों तक हो जाता है। विशेष परिस्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय संसद को प्रदान करता है और अंतिम निर्णय की विषय अवशिष्ट शक्ति के अधीन आता है या नहीं, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तीसरा क्या है? संघीय सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति है कि वह संघीय नियमों का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करें। चौथा है, अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल या संकल्प करें तब संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के किन्हीं राज्यों पर जो है कानून बना सकती है। कूट देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपने सेंटेंस देख लिया होगा तो अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कूट में है 2 और 4, 1 और 3 या 1 2 3 या 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है सारे ही सेंटेंस आपके सही हैं। पूरे जो सेंटेंस हैं आपके सभी सेंटेंस यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सही ऑप्शन है क्योंकि अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित है। अनुच्छेद 249 के अनुसार विधि राज्यसभा जो है राष्ट्र हित में यह घोषित करे कि संसद को राज्य सूचियों के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति हो तो अस्थायी अवधि के लिए संसद कानून बना सकती है। अगर ये घोषित किया जाता है तो राज्यसभा के द्वारा कि ये विषय जो है राष्ट्रीय हित में है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 252 के अनुसार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा यदि यह सहमति व्यक्त की जाए कि संसद के लिए उन राज्यों के संबंध में राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर जो है विधि बनाना जो है संसद विधि बना दे
या बना सकती है, तो ऐसे में संसद जो है इस बारे में ऐसी शक्ति होगी संसद की कि उस पर विधि बना दिया जाए। और अगला है अनुच्छेद 257 के अनुसार संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति रहती है। तो ये सभी सेंटेंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ द्वारा लगाया एवं लिया जाता है। संघ द्वारा कौन सा एक कर, यहाँ कर की बात हो रही है, यानी टैक्स की बात हो रही है, यहाँ पर टैक्सेशन से संबंधित है ये सारे सेंटेंस। तो लगाया किसके द्वारा, संघ के द्वारा लगाया और जो है वसूला भी जाता है। और राज्य संघों के बीच, राज्यों एवं संघ के बीच जो है वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास कृषि आय के अलावा आय पर कर, जो कृषि आय के अलावा जो आय होती है उस पर कर, या समाचार पत्रों की खरीद बेच तथा उनमें छपे विज्ञापनों पर कर, या शेयर बाजारों तथा भावी बाजारों के लेन देन पर लगे स्टाम्प शुल्क के अलावा कर, या रेल भाड़ा तथा माल भाड़ा पर लगे कर। तो आपको मालूम होगी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कृषि आय के अलावा आय होती है उस पर जो कर लगते हैं वो संघ द्वारा क्या किया जाता है, उद्गृहित किए जाते हैं और उनका मतलब संकलन भी किया जाता है, यानी कि लगाए और उनको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन भी होता है, लगाया भी जाता है, इम्पोज भी किया जाता है और कलेक्शन भी होता है, दोनों होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 343 डी के अधीन, इसको डी को हम घा भी बोल सकते हैं, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 343 घा के अधीन निम्नलिखित में से किस एक कोटि पर जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत सदस्यता के लिए आरक्षित है। किस पे, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्ति। तो किस पर है, तो अगर हम 343 डी की बात करते हैं तो इसके जो है नहीं, इसमें क्या है, यही दिया गया कि अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए जो है पद आरक्षित होंगे किस उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी उनकी जनसंख्या होगी उस अनुपात में उनके लिए जो है क्या होगा कि पद आरक्षित कर दिए जाएंगे। और जो आरक्षित पद होंगे उनमें से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि सबसे पहला तो प्रावधान क्या है कि जो है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पद आरक्षित होंगे उनकी रेशियो के अनुसार, यानी कि जो जनसंख्या है उसमें उनका कितना रेशियो है उसके अनुसार। उसके बाद उस जितने पद आरक्षित किए जाएंगे उसमें 1/3 जो है 1/3 किसके होंगे, महिलाओं के होंगे, उन्हीं कास्ट के, यानी कि ST SC के ही होंगे वो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, ग्रामीण पंचायत को अब राज्यपाल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ला दिया गया है। दूसरा है राज्य का वित्त आयोग अब राज्य तथा पंचायतों के बीच करों तथा लेवियों के बंटवारे को निर्धारित करता है। तीसरा है अब पंचायतें सीधे केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान पाने की हकदार हैं। चौथा है पंचायत की 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बस यहीं तक आपके कथन है। आगे आपसे पूछ रहा है कि संविधान के 73 संशोधन के अनुसार इनमें से किस किस को जो है विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। यानी कि जो 73 संशोधन हुआ है तो उसके अनुसार कौन कौन सी बातें सही हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा और दूसरा और चौथा क्या क्या दिया गया है। तो इसमें जो है कौन कौन सा आपका सही है। तो देखिए अब पंचायतें सीधे केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान पाने के लिए हकदार है, ऐसा नहीं है। तो केंद्रीय सरकार का यहाँ पर सीधा कोई रोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ग्रामीण पंचायत को अब राज्यपाल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ला दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका डी में आ जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दो यहाँ पर सही है यही सही हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि अभी तो हमने बात की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रहेंगी पंचायत में। 1/3 पंचायत की जितनी भी सीटें हैं वो 1/3 उसमें महिलाएं जाएंगी, महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी। ये प्रावधान कर दिया। लोकसभा में इसकी मांग हो रही पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है। और
राज्य वित्त आयोग, आप जानते हैं कि राज्य वित्त आयोग जो है बनाया गया है, वो राज्य तथा पंचायत और ये जो पंचायत के बीच में ये धन का वितरण जो है के मामले को ये देखता है। तो ये सब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 22 का 4 क्या कहता है, निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण। अनुच्छेद 2 का 2 दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, ये यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, अभी उसको ठीक करते हैं। अनुच्छेद 16 का सबसेक्शन 4 ऐसा विभेद जो राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत स्त्रियों के पक्ष में है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये अनुच्छेद 20 हो जाएगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 है, 2 में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। 20 ये 20 का सबसेक्शन 2 जो है दोहरे दंड से प्रतिरक्षा की बात करता है, यानी कि इसमें किसी एक अपराध के लिए दोहरा दंड, 2 बार दंड किसी को नहीं दिया जाएगा, इस बात की ये गारंटी देता है। और ये तीनों ही जो है सही सुमेलित हैं, ये तीनों सही सुमेलित हैं, जिसमें ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें जो है जो पिछड़े वर्ग हैं इनके पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु जो है राज्य क्या कर सकता है कि इसमें कुछ प्रावधान कर सकता है। अगर राज्य समझता है कि इन जो है जिनके बारे में वो प्रावधान कर रहा है इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है इन नौकरियों में, इन सब में नहीं है, तो वो उनके लिए जो है नियुक्तियों के लिए और आरक्षण मतलब पदोन्नति के लिए, दोनों के लिए जो है नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है। तो जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें कुछ आरक्षण जो है प्रोवाइड इनके, यानी कि इनकी सीटों को आरक्षित कर सकता है राज्य, ऐसा इसमें जो है कर सकता है, दिया गया है कि राज्य अगर समझता है कि ऐसी वहाँ ज़रूरत है, उनका जो है प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं है तब। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं था, उसका आंसर भी दे दिया है कि ये जो है नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु जो है ये प्रावधान कर सकता है इस प्रावधान अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है। राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्म निरपेक्ष क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है। दूसरा है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना के लिए पोषण का अधिकार है। चौथा क्या कह रहा है, किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन तथा अनुरक्षण देने के लिए विनियोजित की गई निधियों पर कर लगाया जा सकता है। तो यहाँ कर की बात आ गई, ऐसा तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन डी जो है यही जो है सही नहीं है, यही सही नहीं है, बाकी के सभी जो है सही हैं, यही सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका जो है सही नहीं है। और जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन करता है? तो ये जो है लोकसभा, अगर कभी भी दोनों सदनों में किसी बात को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के मतभेद होता है, असहमति होती है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसी के जो है निर्देश आदेश जो होते हैं उनके अनुसार जो है, यानी कि उसी की अध्यक्षता में ये बैठक संपूर्ण की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो विधि की बाध्यताओं का अभाव है, बाहरी बाधाओं का अभाव है, या अपने स्वयं के शुभ के अनुसरण की स्वतंत्रता है, या विकल्प चयन की स्वतंत्रता है। तो अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो ये विधि की बाध्यताओं की
अभाव है। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये जो बाध्यताओं का पूर्ण अभाव मानती है। व्यक्ति स्वतंत्र है और उसके ऊपर किसी तरह का आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, ये सभी जो है क्या है, इन सभी का अभाव माना गया है कि ये सभी बंधन है। ये इन सभी जितने भी प्रकार के जो है, इन सभी को क्या है, बंधन मानता है। और इन बंधनों के अभाव में क्या होता है, आर्थिक बंधनों का अभाव भी आ जाएगा, राजनीतिक बंधनों का अभाव, धार्मिक, नैतिक, इन सभी बंधनों का अभाव इंक्लूडेड है इनके अकॉर्डिंग, नकारात्मक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग। और अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स ने क्या है, स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। यानी कि जब तक कानून मौन है तब तक जो है व्यक्ति फ्री है। जितनी देर कानून मौन है, कानून कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, व्यक्ति अपनी मर्जी कर सकता है। जैसे ही कानून, वहाँ पर कानून का इंटरफेयर हो गया, यानी कानून ने उस पर कोई प्रतिबंध लगा दिया, तो व्यक्ति जो है वहीं से बाध्य हो जाता है मानने के लिए। तो हॉब्स के अनुसार बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, तो कानून का मौन है। यानी कि कानून जब तक मौन है, कानून का मौन, बस ऐसे ही पूछता है वो सीधा सीधा, कानून का मौन हॉब्स के अनुसार है ये, ठीक है। और जैसे कानून ने अपना मौन तोड़ा, व्यक्ति वहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम देखें कि जो है हॉब्स के अलावा लॉक क्या विचार रखते हैं स्वतंत्रता के बारे में, तो ये भी जो है कहते हैं कि जोर ज़बरदस्ती जो राज्य के द्वारा की जाती है, राज्य की प्रभुसत्ता जो करती है जोर ज़बरदस्ती अपने व्यक्तियों की स्वतंत्रता के हनन के लिए, या जो है अपने जो है प्रभुसत्ता को इम्पोज करने के लिए, इसको शंका की दृष्टि से इन्होंने भी देखा है। और ये कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ऐसा मानते हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता के जो है सबसे ज़्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है JS मिल के विचारों में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है, तो JS मिल के विचारों में मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अभी लग रहा नहीं ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से फंसते हैं, फिर हम वहाँ गलत टिक करके आ जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? बाजार दक्षताओं और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देता है, बाजार दक्षताओं को और राजनीतिक स्वतंत्रता को नींव के रूप में स्थान देता है, और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देता है। या अगला देखते हैं, राज्य, समाज और व्यक्ति के लिए स्थापन अभिवृत्ति के लिए वचनबद्धता है इसकी, या बहुसंख्यक के संकल्प को अग्रता प्रदान करना है, या राज्य की शक्ति को उसकी सीमाओं से परे विस्तार देना है। क्या है जो है इसका? नौ उदारवाद मुख्यतः किस पर जो है बल देता है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है आपके सामने है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाए कि बाजार की दक्षताओं को नैतिक स्वतंत्रता और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, इनको जो है क्या है, नींव के रूप में स्थान देता है ये, और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देता है, यानी कि राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है, राज्य के कार्य को सीमित कर देना चाहता है, राज्य की हस्तक्षेप को हर जगह जो है कम करना चाहता है। ये बात है इस पर नौ उदारवाद मुख्यतः। नौ उदारवाद फिर से क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की बढ़ता हुआ सब प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारस्परिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना राज्य, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में बाधक है, क्योंकि यह गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह निष्प्रभावी है। तो अगर हम बहुलवादी विचारकों की संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का बहुलवादी विचारक जो हैं संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं, तो ये विचारक ये मानते हैं क्योंकि जो राज्य राज्य के साथ साथ जो अन्य संघ हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य है। तो राज्य को मतलब सर्वसंप्रभु ये मानने से इनकार करता है, उसका विरोध करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला है समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है। तो जो समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं यहाँ पर दिए गए हैं, वो कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है। वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो अगर हम बात करें कि किसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि जो उदारवादी हैं आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। बाद में जो सकारात्मक उदारवादी हुए उन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता की बात कही है। किसकी बात कही है? सामाजिक आर्थिक समानता की बात की है। किसके द्वारा की गई है? जो सकारात्मक उदारवादी हैं, सकारात्मक उदारवादी हैं, इनके द्वारा की गई है। इसमें ग्रीन आ जाते हैं, ये सब लोग आ जाते हैं, सारे विचारक इसमें आते हैं। तो सकारात्मक उदारियों द्वारा बाद में की गई है, लेकिन ये जो प्रारंभ में आर्थिक समानता की बात ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका जो है सही हो जाएगा। उदारवादी, अगर उदारवादियों से बात मतलब पूछा जा रहा है तो ये नहीं करते हैं। हाँ, सकारात्मक उदारवादी बाद में सामाजिक आर्थिक समानता की बात करने लगते हैं। और जो है आर्थिक जो है समानता मूलतः किसका है? समाजवादी विचारधारा से संबंध है, क्योंकि समाजवादी जो विचारधारा होते हैं, जो समाजवादी होते हैं, ये मानते हैं कि जो जितने भी ये रिसोर्स होते हैं इसमें राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और व्यक्ति की निजी अपना कुछ नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आर्थिक समानता पूरे समाज में रहेगी और सभी बराबर रहेंगे। तो ये क्या है? मूलतः जो आर्थिक समानता है ये किससे संबंधित है? समाजवादियों से। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो भी हैं, इनके द्वारा जो है ये इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो रहा है। प्लस आपके देखो ये है जो बगल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये फालतू बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैं उसको एक के साथ जो भी चीज़ें रिलेट हो पाती हैं मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है? प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार, संविदा। प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार, संविदा। और प्राकृतिक अधिकार, संविदा, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज। प्राकृतिक अवस्था, संविदा, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, संविदा और नागरिक समाज। तो अगर हम जॉन लॉक के उससे देखते हैं तो जॉन लॉक में क्या है? प्राकृतिक जो मानव था सौहार्दपूर्ण और स्नेह के साथ रह रहा था, लेकिन दिक्कत तब होती है जब जो कुछ लोग हैं दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। फिर ऐसे में क्या होता है कि जो है सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर के क्या करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के सभी व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, संविदा करते हैं और नागरिक समाज का निर्माण करते हैं, और उसी नागरिक समाज में उनको प्राकृतिक अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार बात हो रही है, तो क्या है? जीवन, 3 अधिकार आते हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये 3 अधिकार आते हैं। और कब प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक अवस्था में जो है थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है, फिर संविदा करते हैं, संविदा करके नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, और यही नागरिक समाज इनको प्राकृतिक अधिकारों को प्रदान करता है। और प्राकृतिक अधिकारों के अंतर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार आता है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट संपत्ति का अधिकार जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है लॉक के अनुसार। और इसी के इस संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता दोनों समाहित माने हैं लॉक ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है सही हो गया है। काफ़ी खिचड़ी पक गई है, देख लेना आप लोग कैसे नोट डाउन करना है। देखते हैं आगे। आप लोग थके तो नहीं? पानी वानी पी लो, वीडियो पॉज कर लो, लेकिन देखना है वीडियो को पूरा, और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है कि थक गए तो छोड़ दो, वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कुछ समय बाद देख लो, घंटे 2 घंटे बाद देख लो, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन पूरा देखना है आपको। आगे देखते हैं
30 जो है सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर अतिलंघन होता है। किस एक से, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा जो है नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। इजी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। एक, केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य, मिलीजुली बहुदलीय सरकारें, शक्ति का अंतरण या सकारात्मक क्रिया। तो ऑब्वियस बात है, एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य जो होता है इसके द्वारा नागरिकों का उत्तरोत्तर यानी कि दिनों दिन जो है इनकी स्वतंत्रता को अतिलंघन होता है। और वो होता कैसे है कि जो ये नौकरशाह होते हैं इन पे जो है राज्य का प्रशासनिक कार्य चलता है और ये जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का अतिलंघन दिनों दिन बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 33। सूची 1 को है सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखते हैं क्या कह रहा है आपका ऑप्शन और आपका कोड, और आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रही हूँ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सर्वहारा की तानाशाही, अधिकारों की स्वीकारोक्ति या राज्य का महिमा मंडन या राज्य का सामंता विरोध। नीचे है सूची 2 में उदारवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद। तो सर्वहारा की तानाशाही आप सबको पता होगा, ये साम्यवाद हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। अगर हम अधिकारों को स्वीकारोक्ति बोलते हैं तो उदारवाद हो जाएगा। यदि हम राज्य का महिमा मंडन बोलते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, राज्य का महिमा मंडन हो जाएगा फांसीवाद से संबंधित, राज्य का महिमा मंडन 4 हो जाएगा। राज्य का सामान्यता विरोध कौन करते हैं, अराजकतावादी करते हैं, तो 3 हो जाएगा। 3 कैसे हो जाएगा, फिर मैंने ये क्या बीच में 3 दे दिया। 2 अधिकारों का स्वीकारोक्त, ये 1 है, सॉरी वही मैं सोचूं ये जो है 3 2 बार कहाँ से आ गया। हाँ अब सही है। तो जो अधिकारों की स्वीकारोक्ति है ये उदारवाद से संबंधित है तो 1 हो जाएगा। और ये राज्य का सामान्यता विरोध जो है ये अराजकतावादी करते हैं तो ये हो जाएगा। एक्सप्लेन करते करते ना मैं भी बहुत कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो 2 1 4 3 आपका हो गया, 2 1 4 3 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो रहा है, 2 1 4 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है। कौन सा है, भौतिकवादी द्वंद्ववाद, आर्थिक कारक की प्राथमिकता, पूंजीवाद के अंतर्गत अधिशेष के विनियोजन के पर्याय के रूप में अधिशेष मूल्य, या ये जो है डी है वर्ग संघर्ष की संकल्पना। तो अगर हम बात करें कि जो मार्क्सवाद का अभिन्न भाग क्या है, तो ये आप सभी को पता होगा, मैंने इसके पहले भी बहुत बार कराया है आप लोगों को ये कि मार्क्स का जो है अभिन्न भाग क्या है, मार्क्सवाद का अभिन्न भाग क्या है। तो मार्क्सवाद का अभिन्न भाग क्या है आप सबको पता है, फिर भी मैं बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब हम लाइव तो है नहीं। तो ये जो है भौतिकवादी द्वंद्ववाद, यही है इनका जो है क्या है अभिन्न भाग है, भौतिकवादी द्वंद्ववाद। और मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक चेतनावाद का खंडन किया है और सामाजिक विकास के संदर्भ में जो भौतिक परिस्थितियां हैं इन्हीं को जिम्मेदार माना है। तो ये है भौतिक द्वंद्ववाद जो है अभिन्न भाग है इन मार्क्सवाद का। और जो ये करता क्या है कि जो हीगल का द्वंद्वात्मक चेतनावाद है, हीगल का क्या है द्वंद्वात्मक चेतनावाद है, इसको खंडित करके क्या कहता है कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनको जिम्मेदार मानता है। क्या कहता है कि भौतिक परिस्थितियां ही हैं सामाजिक संरचना की जिम्मेदार। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक ये पॉइंट है कि द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद, ये द्वंद्वात्मक चेतनावाद जो है ये हीगल का है और इसको खंडन करके भौतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मार्क्सवाद ने बनाया है। और मार्क्स कहते क्या है कि हीगल सड़के पर खड़ा था, मैंने उसे सीधा कर दिया। ये भी इनका एक फेमस कथन है। आगे देखते हैं मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है। बुर्जुआ जीवन शैली पर प्रहार, आर्थिक नियतवाद या इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना या राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो यहाँ पर भी ये भी हमने आपको पहले करा रखा है।
कि जो है आधारशिला जो है क्या है मार्क्सवाद की। तो जो इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना है यही आधारशिला है। और मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। और उसे इतिहास की क्या होता है कि आर्थिक व्याख्या या इतिहास की जो है भौतिक व्याख्या भी कहा जाता है। और ये क्या है कि मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। तो आधार अगर हम करें, आधारशिला क्या है, क्योंकि ये मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। कौन? इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना क्या करता है? दार्शनिक आधार ये प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दार्शनिक आधार कौन प्रस्तुत करता है। तो इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना जो है ये मार्क्सवाद का जो है दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है। अगेन हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने में और चीज़ों को समझने में। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।